नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामविल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के महामैराथन सीरीज को हम लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जो लोग वीडियो से पहली बार जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी करते रहें। साथ ही साथ आपका पूरा सपोर्ट चाहिए साथियों, जितना भी सपोर्ट हो सकता है उतना करिए और वीडियो के अंत में कमेंट करना आपको नहीं भूलना है। बढ़ते हैं आगे और देख सकते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या? देखिए, सरोज शब्द है आपका सरोज, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सराधन ज, सराधन ज। और आप देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद यहां पर स्वर अथवा व्यंजन के योग से विसर्ग संधि होता है। यानी यहां पर अगर संधि पूछ दे कि कौन सी संधि है तो आप कहेंगे विसर्ग संधि है। ये सभी चीजें हमने पढ़ाया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। तो सराधन ज बराबर होता है सरोज। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का रहा है, थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। करे पुत्र पुत्री में कौन सा समास है? पुत्र पुत्री, तो पुत्र और पुत्री होता है द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो जाएगा पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट होंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि एक समास दिया हुआ है बहुब्री समास। बहुब्री समास किसे कहते हैं? तो जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। पहली बात जान लीजिए, दोनों पद अप्रधान अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरा पद प्रधान, वहां पर बहुब्री होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद संख्यावाची विशेषण की भांति कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामागत में कौन सा समास है? चलिए आंसर बताइए सभी लोग। ग्रामागत यानी ये होता है ग्राम को आगत, ग्राम को आगत। तो आप देख सकते हैं कि ग्राम को आगत यानी को विभक्ति लगा है, कर्ता कर्म को विभक्ति है, यानी हम कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष होगा, अर्थात तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर बातें? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये बोला है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? करे प्रोत्साहन या प्रशंसा का, संवेदना का, चेतावनी का, संबोधन का। देखिए, जब हम कहते हैं कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसका मतलब है कि हम वहां पर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चेतावनी नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि बाहर मत जाओ, बारिश होने वाली है या बिजली कड़कने वाली है, तो वहां पर हम किसी को चेतावनी दे रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 5 का रहा है। ये 4 2 नंबर पे है, दोनों बार 4 ही आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, नंबर पर मत जाइए। कर एकॉर्ड, इसके लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? मतलब एकॉर्ड को क्या कहते हैं? देखिए, एकॉर्ड मीन्स होता है समझौता या सहमति होता है। ठीक है, तो समझौता या सहमति होता है एकॉर्ड, इसका मीन्स होता है। और अकॉर्डिंग एक शब्द होता है, तो अकॉर्डिंग मतलब अनुकूल होना, वहां पर हो जाता है आपका। तो समझौता होता है, सहमति होता है, ये सब शब्द आपके आते हैं एकॉर्ड के लिए। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कह रहा है वह कलम से लिखता है। मेरे साथियों, ये बताना कि वह कलम से लिखता है, विभक्ति आपकी से है। से दो चीजों की विभक्ति होती है। एक तो होती है आपकी करण की, करण की से विभक्ति तब होती है जब यह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी से का प्रयोग हम लोग साधन के रूप में करते हैं। ठीक, और दूसरा से का प्रयोग हम लोग अपादान के रूप में करते हैं। अपादान कारक भी होता है से के अलावा, लेकिन यहां पर अलग होने, अलगाव या आप कह सकते हैं कि तुलना की दशा में होता है, तुलना की दशा में होता है। तो जरा बताना कि वह कलम से लिखता है। कलम क्या है? साधन है, और जहां पर साधन होगा वहां पर करण कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए या वास्ते
या आपको को देखने को मिल जाएगा, लेकिन को का प्रयोग देने के अर्थ में होता है। अपादान की विभक्ति से होती है अलगाव की दशा में, और कर्म कारक की विभक्ति को होती है। ठीक है, जब किसी कर्म पर प्रभाव पड़ता है कर्म कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द ये दिया है अमी। तो अमी अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, अमी होता है। इसके बाद सुधा होता है, पीयूष होता है, पीयूष होता है, सोम होता है। ठीक है, अपूर्व नहीं होगा, अद्वितीय नहीं होगा। अद्वितीय जिसके समान दूसरा ना हो, और अभूतपूर्व यानी जो इससे पहले न हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। करेक्ट, कांटा निकालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि बाधा उत्पन्न होना, नहीं, कांटा चुभना, बाधा उत्पन्न होना, ये हो सकता है कांटा चुभना का। लेकिन कांटा निकालने का मतलब होता है कि बाधा दूर हो जाना। क्या होता है? बाधा दूर होना। यानी विकल्प आपके 7 करेक्ट हो जाएंगे। 7 नंबर का डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है, यह हमारा घर है, सही है। हाथी बहुत मोटी है, नहीं। एक बात जान लेना कि हाथी शब्द जो है पुल्लिंग होता है। हाथी मेरे दोस्तों क्या होगा? तो आप कहेंगे पुल्लिंग होता है हाथी। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है। ये हाथी पुल्लिंग है। हाथी हुआ, दही हुआ, पानी हुआ, मोती हुआ, ये सभी शब्द आपके पुल्लिंग हैं। करे गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, तो करे गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, बिल्कुल सही वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। और राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी सही वाक्य है। तो विकल्प आपके यहाँ पर बी करेक्ट होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। करे नाव पानी में डूबती चली गई, कौन सा पदबंध है? देखिए, करे कि नाव पानी में डूबती चली गई, इसमें पदबंध आपको देखना कि कौन सा होगा। मेरे साथियों, डूबती यानी डूबना, डूबना, चलना, जाना, है ना, हो गया ना। तो जब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, अब यहाँ पर नाव क्या है? नाव एक संज्ञा है। पानी क्या है? संज्ञा है। 2 संज्ञाएं हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिया में जो क्रिया है कि डूबती चली गई, तो अब प्राथमिकता किसको देंगे? इसको देंगे। तो जब बहुत सारी क्रियाएं यानी 2 से अधिक क्रियाएं जब आपस में मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करती हैं, तो इसे हम लोग पदबंध कहते हैं। और कैसा पदबंध हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिया पदबंध, यानी विकल्प आपके यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि आपने सुंदर पेंटिंग, अच्छा यहां पर नहीं, ये बाद में होना चाहिए था। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है? ठीक है, आप क्या है? एक सर्वनाम है। सुनिए ध्यान से, आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम मध्यम पुरुष होता है आप। तो आपके साथ जब ने विभक्ति लग गया है, तो ने क्या होता है? कर्ता ने, यानी सॉरी, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया गया है। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो कर्तृवाच्य होगा हमेशा। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य, जो कर्ता होता है यानी जो कार्य को करता है, यह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। साधन के रूप में यह प्रयुक्त होता है, अर्थात इस कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति लगता है। ये व्यक्ति यहां पर लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 का। करे निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। करे तालाब में छोटा सा मंदिर है। आगे कह रहा है अगला, कोई काम में शीघ्रता ना करो। कोई काम नहीं होता है, किसी काम में शीघ्रता ना करो, ये किसी होना चाहिए था। बिजली का आविष्कार किसने किया?
बिजली का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर देख सकते हैं किसने किया, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, ये भी गड़बड़ है। मोहन को लड़की हुआ है, मोहन को लड़की हुआ है नहीं, ठीक है, यहाँ पर मोहन को लड़की हुआ, ये गड़बड़ है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए दिया है कि तालाब में छोटा सा मंदिर है, विकल्प आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का रहा है आपका कि शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? देखिए शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है, दो दिया हुआ है, लक्षणा, व्यंजना, दोनों विकल्प सही हैं, इनमें से कोई नहीं। साथियों ध्यान रखेंगे कि जो शब्द की तीसरी शक्ति होती है, सबसे पहले आता है आपका शब्द शक्ति में सब शक्ति तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा, और तीसरा होता है व्यंजना। तो शब्द की जो तीसरी शक्ति होती है वो होती है व्यंजना। कौन सी होगी? व्यंजना। तो यहाँ विकल्प आपके बी करेक्ट होंगे। पहली शक्ति अभिधा होती है, दूसरी लक्षणा होती है और तीसरी व्यंजना होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 13 नंबर का है कि व्यंजना के भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना दो प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दी व्यंजना, ध्यान रखना, पहला होता है शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना। पहला होता है शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है मेरे साथियों आर्थी व्यंजना। तो व्यंजना के दो भेद यहां पर माने गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्यंजना के दो भेदों में आते हैं आपके शाब्दी व्यंजना, विकल्प आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर आपका कह रहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराय नर ई पाए बौराय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेरे साथियों अगर कहीं किसी पंक्ति में एक शब्द दो बार आए हों, उनके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक। जैसे यहां पर कह रहा है ना कि उई खाए बौराय नर, जिसको खा करके जो नर है, मनुष्य है, वो बौरा जाता है। किसको? एक कनक को। तो ये कनक को अगर खाएगा तो इसका मतलब है कि ये धतूरा है, समझ लेना, धतूरा। अगर प्रश्न ये पूछ दे कि इसमें पहले कनक का अर्थ क्या है, तो धतूरा है। और दूसरा अगली बात कर रहा है कि यह पाए बौरा है, किसको? यानी इस कनक को। तो इस कनक का अर्थ है सोना। क्या हो जाएगा? सोना। तो एक का अर्थ धतूरा है, दूसरे का अर्थ सोना होता है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 15 नंबर का रहा है कि लघु सूर्यधनु से पंख पसारे, इसमें कौन सा अलंकार है? लघु सूर्यधन से पंख पसारे, यहां पर जो अलंकार हो जाएगा, यहां पर उपमा अलंकार होगा। देखिए सूर्यधन माने होता है इंद्रधनुष, इसका अर्थ होता है इंद्रधनुष। तो यहां पर राम रूपी जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो सूर्यधन है इंद्रधनुष है, तो इसमें और पंख की आपस में तुलना की गई है। लघु सूर्यधन से पंख पसारे, यानी इससे सासी से आते हैं ना, तो लघु सूर्यधन से पंख पसारे मतलब यहां पर इंद्रधनुष की तुलना पंख से की गई है। ठीक है, तो यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, विकल्प आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें अलंकार कौन सा है? राम रतन धन, ये मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई ने इस पंक्ति को तब कहा था जब एक बार क्या होता है कि मीराबाई बहुत परेशान रहती हैं और वृंदावन में घूमती रहती हैं, लेकिन इनको सही दिशा नहीं मिल पाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास को एक पत्र के माध्यम से लिख करके भेजती हैं कि स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, और 12 बार प्रणाम करो अब हरऊं शोक समुदाई। प्रभु आप हमको बताइए, हमारे शोक को हरिए, मैं बहुत परेशान हूँ। उसी पर गोस्वामी तुलसीदास ने एक पंक्ति उनको लिख करके भेजा था। उनकी एक रचना है कवितावली, ब्रजभाषा में लिखा गया है। तो कवितावली से एक पंक्ति उन्होंने लिखा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो लिखते हैं कि जाके जिसके प्रिय राम ना हो, ऐसे परम स्नेही को भी शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। तो मीराबाई ने फिर वही लिखा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन का मतलब होता है कि राम रूपी जो धन है, रतन धन है, जो रत्न है, राम रूपी रत्न राम रूपी रत्न। स्वाभाविक सी बात है कि रूपक अलंकार हो जाएगा, राम रूपी रत्न हो जाएगा आपका।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आ रहा है कि जय जय गिरिराज किशोरी, ये करे जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी में अलंकार कौन सा है। तो जय जय गिरिराज किशोरी आप देख सकते हैं यहाँ पर जब महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ठीक है। तो महेश मुख को ये चंद्र चकोरी बता रहा है, मतलब बता नहीं रहा है, उसको सीधा वो मान लिया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे भी रूपक अलंकार आपसे ज्यादातर पूछे गए हैं। कह रहे कहती हुई यों उत्तरा के, यों यों ज्यों मानो मनु जनु जनहूं, ये जब शब्द आपको मिल जाते हैं। आगे भी देख लीजिए, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। बताते रहेंगे आप लोग। इस बार भी अलंकार बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, अलंकार से हमने अच्छे क्वेश्चन ले भी रखे हैं, ठीक। और 3 अलंकार में विशेष तौर पर आपसे कहता हुआ चला आ रहा हूँ, जिसमें रूपक है, उत्प्रेक्षा है और विरोधाभास। करे तुझ अंगार सैया पर मधुर कलियां बिछाना, इसमें कौन सा अलंकार है? तुझ अंगार सैया पर, अंगार जो आपका जैसे होता है ना कि जला हुआ कोई राख होती है, अंगार एकदम होता है, उसमें आग होती है। तो तुझ अंगार सैया पर मधुर कलियां बिछाना, कभी अंगार सैया पर आप मधुर कलियां बिछा सकते हैं क्या? संभव है नहीं। यानी विरोध न होते हुए विरोध का आभास है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाता है। विरोधाभास में क्या होता है कि एक ही पंक्ति में 2 अलग अलग प्रकार के उल्टे चीजें कही गई होंगी। करे दीर्घ स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? जो दीर्घ स्वर होते हैं और उनसे मिले व्यंजनों में फिर कौन सा वर्ण होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर साथियों जो वर्ण होते हैं इसको गुरु वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु वर्ण कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम कहते हैं की, इसमें वर्ण कौन सा होगा? गुरु हो जाएगा, है ना। अगर कहते क तो लघु वर्ण होता। तो यही बात कर रहा है कि दीर्घ जो स्वर है, जैसे ई आपका यहाँ पर आया है दीर्घ स्वर, ठीक है, इनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो आप कहेंगे गुरु वर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ध्यान में बिताती। तो मालिनी सवया कवित और भुजंग प्रयात, यहाँ पर देखिए जो आपका छंद है वो मालिनी छंद है। इस पंक्ति में कौन सी है? मालिनी छंद है। और मालिनी जो होता है यह एक वर्णिक छंद होता है। हालांकि जितने छंद दिए हैं सब वर्णिक हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये कह रहा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण यहाँ पर है? प्रसाद है, माधुर्य है, ओज है। पहली बात तो ओज की बात नहीं हो रही है, तो ओज तो हो नहीं सकता आपका, ये तो वैसे खारिज है। माधुर्य, माधुर्य गुण विशेष तौर पर श्रृंगार रस में मिलता है, और श्रृंगार की बात नहीं है, गलत है ये। इसमें पाया जाएगा प्रसाद गुण, जहां पर किसी काव्य को पढ़ने से अर्थ स्वयं ग्रहण होने लगते हैं, वहां पर प्रसाद गुण पाया जाता है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मीन्स होता है पृथ्वी, अंबर मीन्स होता है आकाश। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, करे वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। वीरों का कैसा हो बसंत, इसकी रस की प्रधानता कैसी होगी? जहां वीर की बात कर रहा है वहां पर वीर रस हो जाएगा। विकल्प आपके यहां पर सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग कि वाक्जाल में कौन सी मतलब इसका संधि विच्छेद क्या होगा वाक्जाल का। वाक्जाल यहां पर पहला दिया है वाक्धन जाल, दूसरा विकल्प दे रहा है वाग्धन जाल। तो आप देख सकते हैं कि वाक्जाल में होता है वाक्धन जाल। व्यंजन के बाद व्यंजन के आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विशेष तौर पर व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विकल्प ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्य कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कार्य नवरात्रि है, नवग्रह है, नवयुवक है, उपयुक्त सभी है। हम कर्मधारय की बात करते हैं। नवरात्रि, ये नव की बात है, यानी 9 9, तो यहाँ पर आपके द्विगु हो जाएंगे। कौन सा होगा? द्विगु। नवग्रह यानी ये भी द्विगु हो जाएगा। लेकिन जब कहते हैं नवयुवक तो नया है जो युवक, नवयुवक का मतलब होता है कि नया है जो युवक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। विकल्प आपके सी करेक्ट हो जाएंगे।
हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अनुरूप में कौन सा समास है। मेरे साथियों, अनुरूप की बात करेंगे तो अनुरूप, अनु ये आया है ना, तो अगर पूर्व पद में अनु, आ, प्रतिभर, यथा, यावत और हर देखने को मिलते हैं तो अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा, इसकी पहचान क्या है? तो अनु हो गया, आ हो गया, अनु आ, प्रतिभर, यथा, यावत और हर। ये शब्द आपको विशेष तौर पर देखने को मिल जाएंगे, या शब्दों की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। जैसे हम कहते हैं दिनों दिन, हम कहते हैं रातों रात, ठीक है, हम कहते हैं हाथों हाथ। तो इनमें आपके अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। कौन सा समास होगा? तो आप कहेंगे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 करे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या निजवाचक है? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। देखिए, जो और सो की बात कर रहा है ना, तो जो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो और सो ये जो सर्वनाम होते हैं, ये सर्वनाम कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम ये होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक होते हैं। निश्चयवाचक में यह और वह, निजवाचक में स्वतः या अपने आप, ये आपके निजवाचक होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे एड्रेसेस, एड्रेसी, एड्रेसी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? पहला कह रहा है प्रेष्य होगा, आसंजक होगा, पता होगा या प्रेषित होगा। एड्रेसी का अर्थ होता क्या है? समझिए बात को। एड्रेसी का मतलब होता है प्रेषित, जो भेजने वाला है, प्रेषित करने वाला है, तो प्रेषित होता है। विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, तो कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वह रात भर जागता रहा, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा होगा? ये करे कि वह रात भर जागता रहा, तो यहां पर आपका वह रात भर जागता, रात भर, ये भर शब्द है ना, रात भर, ये जो भर शब्द है आपका, ये विशेष तौर पर इसको निपात कहते हैं। निपात होते क्या है? निपात भी एक प्रकार के अव्यय ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि जब हमें वाक्य पर जोर देना होता है तो हम निपात का प्रयोग करते हैं। किसका? निपात का। भर होता है, भी होता है, जैसे वह भी आएगा, हम कहते हैं ना वह भी आएगा, यानी भी आपका निपात शब्द हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है 31 नंबर। कह रहे आंख, अच्छा ये बोल रहा है कि आंख का अंधा नाम ने अनसुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आंख का अंधा नाम ने अनसुख, इसका अर्थ होता है कि गुण के विरुद्ध नाम, अनुरूप नहीं, गुण के विरुद्ध नाम, जन्म से अंधा नहीं, गुण के विरुद्ध नाम, इसका अर्थ हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम, यानी विकल्प आपके सी करेक्ट होंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? करे कान्हा मेरा अनुज भाई है, ये बोल रहा है कि कान्हा मेरा अनुज भाई है, तो कान्हा मेरा अनुज भाई है। आगे बोल रहा है कि इस पुस्तक की यही विशेषता है। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, ये तो सही है आपका। और प्रियंका रूपवती है, सही है, लड़की है तो रूपवती है, रूपवान होगा नहीं, ये भी सही है। पुस्तक की यही विशेषता है। लेकिन कान्हा मेरा अनुज भाई नहीं है। अनुज का अर्थ होता क्या है? अनुज, अनुज का अर्थ है छोटा भाई, छोटा भाई, ठीक है।
अनुज का अर्थ ही होता है छोटा भाई, इसलिए भाई शब्द का प्रयोग पुनः नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, क्लैश कर रहा है ये शब्द, इसलिए भाई को हटा देंगे। कान्हा मेरा अनुज है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, करे मुझ अभागे ने क्या क्या नहीं सहा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। बोला है मुझ अभागे ने क्या क्या नहीं सहा। आप देख सकते हैं कि मुझ अभागे ने, कौन, मुझ अभागे ने, और मुझ जो होता है यह एक सर्वनाम होता है, बाकी तो हो नहीं सकता ना। नहीं सहा, दो क्रियाएं तो है नहीं, क्या क्या नहीं सहा ये अव्यय तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते, ये क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाता है, लेकिन ये पदबंध नहीं होगा क्योंकि और भी शब्द इसके साथ होने चाहिए थे। तो मुझ अभागे ने, ये पूरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सर्वनाम पदबंध होगा। विकल्प आपके यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सभी हम पदबंध वगैरह आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। करेक्ट, कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि जो कर्तृवाच्य होता है, ठीक है, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक, ये दोनों क्रियाओं से बनता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य केवल सकर्मक और भाववाच्य यह केवल अकर्मक, यह केवल अकर्मक क्रिया से बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक की दोनों क्रियाओं से बनता है, एक से अधिक सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। करे वाक्य में पदों को यथास्थान रखने की प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो यथास्थान रखने की जो प्रणाली है, इसको हम लोग उद्देश्य नहीं कहते हैं, पदक्रम कहते हैं, ठीक है। यानी पदों को हम एक क्रम से रखते हैं, जैसे पहले कर्ता हुआ, फिर कर्म हुआ, फिर क्रिया हुआ, इसको पदक्रम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, करे व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना के दो भेद होते हैं, हमने आपको इसके पहले बताया भी है। व्यंजना ये शब्द शक्ति है और तीसरी शब्द शक्ति मानी जाती है। दो भेद हैं, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना, दो होते हैं। तो यहां पर आर्थी व्यंजना, इसके अंतर्गत कौन आता है, आर्थी व्यंजना आता है। तो विकल्प आपके ए करेक्ट हो जाएंगे यहां पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। अब समझिए बात को। भिखारी को देख करके राधा बोली, क्या बोली, महाराजा आ रहे हैं। अब सोचिए कि भिखारी कभी महाराजा हो सकता है क्या, यानी उसके पर व्यंग कस रही है, और व्यंग कसने के कारण यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझेंगे। अगर यहीं पर मैं कहूँ कि अलंकार कौन सा होगा, तो इस वाक्य में विरोधाभास हो जाएगा, है ना। अगर मैं अलंकार को बात करूं तो आप कहेंगे विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अलंकार की बात यहां पर नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसको। विरोधाभास नहीं होगा, छोड़िए इसको, जाने दीजिए। हालांकि विरोधाभास होगा क्योंकि भिखारी और राजा की बात है ना, उल्टा बोल रहा है, विरोधाभास हो जाएगा। तो सब शक्ति कौन सी होगी, व्यंजना, व्यंग कसा जा रहा है। वीरा है अथवा वह वरदान, करे वीरा है अथवा वह वरदान, तो अथवा का प्रयोग है, संदेह की बात हो रही है, और जहां संदेह और सस्पेंस बना रहे वहां पर संदेह अलंकार हो जाता है। विकल्प आपके यहाँ पर बी करेक्ट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं जल्दी जल्दी से, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, कई बार पूछा है, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें अलंकार बताइए कि कौन सा है। मेरी बात बहुत ध्यान समझेंगे। करें उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर किसी चीज को अगर रूप कोई सी मान लिया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि जो मंच है रघुवर है, संत है, लोचन है, आदि उपमेयों पर बाल सूर्य उदयगिरी सरोज तथा उपमानों का आरोप कर दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का।
करे रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वाले में कौन सा अलंकार है ना। ये करे रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वाले, तो स्वाभाविक सी बात है कि रेशमी कलम कभी नहीं होती है, बल्कि रेशम रूपी जो कलम है इसकी बात कर रहा है, और रूपी की बात जहां आया वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। रेशमी कलम का मतलब रेशमी रूपी कलम जो है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 का। कह रहा है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी में कौन सा अलंकार है। देख सकते हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी दो वर्णों की आवृत्ति हुई है, और अगर दो वर्णों की आवृत्ति हो गई है तो हम कहेंगे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो रूपक भी हो जाएगा, क्योंकि क्षितिज अटारी का रहा ना, कैसा अटारी है? क्षितिज अटारी है, लेकिन अनुप्रास अलंकार यहाँ पर बेस्ट हम मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे झुककर मैंने पूछ लिया, कोई उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं दिया है। 1 मिनट क्षमा चाहता हूं मैं, यहाँ पर 2 विकल्प सही है दिया हुआ है, देखिए तो 2 विकल्प आपके सही हो जाएंगे फिर, है ना। रूपक और अनुप्रास दोनों है। रूपक से इतना अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि सोच नहीं पाएंगे आप। कह रहे झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, तो मानो यानी उत्प्रेक्षा हो जाएगा। झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 का। कह रहे कि वह जीता ही मरा देश का प्रेम न जिसमें भरा। वह जीता ही मरा देश का प्रेम न जिसमें भरा, तो भाई जिसमें देश का प्रेम न जिसमें भरा, तो देश का प्रेम नहीं भरा, तो वह जीता ही मरा। कोई व्यक्ति जीते ही मर सकता है? कभी नहीं मर सकता है। यानी एक दूसरे का विरोध तो किया गया है, लेकिन विरोध का आभास यहाँ पर, विरोध तो नहीं किया गया है लेकिन विरोध का आभास यहाँ पर हो रहा है, यानी विरोधाभास हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके विरोधाभास में आते हैं। नगढ़ में कुल कितने वर्ण होते हैं? हम नगढ़ के वर्णों को पहचानने के लिए आपको एक सूत्र बता देते हैं, जिसका नाम है यमाता राजभान सलगा। ये बात मैंने आपको बताया होगा, यमाता राजभान सलगा। नगढ़ देख लीजिए न कहाँ है, यमाता राजभान न हो गया ना, तो न से आपका अगले 3 वर्ण को लेंगे। ये गण होगा नस्ल, गढ़ होगा नगढ़, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी मात्रा क्या होगी तो न स ल, मात्रा क्या होगी? न स ल, और नस्ल में मात्रा कितनी है? लघु लघु और लघु, तो लघु 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 ए ऑप्शन में दिया है। इसको आप 5 मत मानिएगा, ये गुरु 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 है, ठीक है, 5 नहीं है। तो ए विकल्प आपके करेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। करेक्ट कवित्व वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? जो कवित्व है आपका, इसमें कुल मिलाकर के 31 वर्ण देखने को मिल जाते हैं। कितने? 31 वर्ण कवित्व में देखने को मिल जाते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 का। करे आचार्य भरतमुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? वैसे काव्य गुणों की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो काव्य गुण 3 होते हैं, और काव्य दोष भी 3 ही होते हैं। काव्य दोष कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। लेकिन आचार्य भरतमुनि ने जो काव्य गुण है, भरतमुनि इन्होंने काव्य गुणों की संख्या इन्होंने 10 माना है, और काव्य दोषों की संख्या भी 10 माना है, 10 माना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 माना इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि निम्न में से रस के अवयव कौन है? कर विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, इनमें से सभी। रस के 4 अंगीय अवयव होते हैं। कितने? 4 अंगीय अवयव होते हैं, जिसमें होता है अस्थाई भाव, स्थाई भाव, अगला होता है विभाव, फिर होता है अनुभाव, और अगला होता है संचारी भाव, ठीक है। तो रस के 4 अनिवार्य अंग या अवयव होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इनमें से सभी, प्रश्न का उत्तर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए हम लोगों ने मुझे लगता है 47 ही क्वेश्चन है क्या आपके? हाँ, ठीक है। तो आपके हम लोगों ने आज लगभग 47 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। एक बार पुनः आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। हमने कम समय में इतने क्वेश्चन आपको करा भी दिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके बताएंगे।
और बेहतर तरीके से एग्जाम देंगे। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है कम से कम कुछ भी नहीं है तो टेलीग्राम पर जरूर लिख करके भेजा करिए। एग्जाम आपका जब भी हो तो बताया करिए कि पेपर में क्या आया था क्या नहीं आया था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।